Hello friends, welcome back. Happy Janmashtami to all of you. In our previous video, we discussed about elasticity of demand, its types, application, meaning etc. हमने सारा कुछ कवर किया था अपनी जो मैंने लास्ट 2 वीडियोस जो अपनी अपलोड करी हैं elasticity of demand टॉपिक पे. But today we are going to discuss about the methods which helps to determine the price elasticity of demand. जब हमने पहला टॉपिक elasticity of demand स्टार्ट किया था तो हमने प्राइस elasticity of demand के टाइप्स पढ़े थे कि वो कितने टाइप्स की होती है या उसकी डिग्रीज पढ़ी थी. डिग्रीज कितने टाइप्स की थी? 5 टाइप्स की थी. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. ये थी उसकी डिग्रीज कि डिमांड को कैसे चेंज करती है विद प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस. आज हम पढ़ेंगे कि हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए कौन से मेथड्स दिए गए हैं बाय डिफरेंट ऑथर्स. सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट. There are 5 methods to determine price elasticity of demand. These are total expenditure method, proportionate method, point elasticity of demand, arc elasticity of demand and revenue method. So let's start. First method is total expenditure method. As a name suggests, हमें पता ही चल रहा है कि expenditure का मतलब होता है expenses, जो कि हमारा प्रोडक्शन पे या किसी उस पे किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो हमारा खर्चा आ रहा है, तो उस मेथड को लेके हम कैसे प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं वो देखेंगे. डॉक्टर मार्शल हैज इवॉल्व्ड द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड टू डिटरमाइन द measure the price elasticity of demand. This method is given by Dr. Marshall. According to this method, elasticity of demand can be measured by considering the change in price. यहीं से आप लोग ध्यान दो, considering इसमें क्या क्या कंसिडर करना है हमने? चेंज इन प्राइस एंड द कंसिक्वेंट चेंज इन द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज. और जो हम टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो परचेज कर रहे हैं, जो हमारी डिमांड कर रहे हैं, उसमें कितना चेंज आ रहा है, एंड द टोटल मनी ऑफ अमाउंट जो हम उस पर स्पेंड कर रहे हैं, जो उस पर हम खर्चा कर रहे हैं. ये सारा कुछ हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में देखना है. टोटल एक्सपेंडिचर कैसे पता चलेगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड. फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस 1 है तो हमारी डिमांड है 10 यूनिट्स की, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 10 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 10. 2 रुपीज़ पे हमारी डिमांड बढ़ गई 20 रुपीज़ पे, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 240, राइट. तो ये हो गया हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कि कैसे हम अपना जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसको मेजर कर सकते हैं. सॉरी. There are 3 possibilities. If with the fall in price demand increases, प्राइस के गिरने से जो हमारी डिमांड इंक्रीज कर रही है, टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा जो है इंक्रीज कर रहा है. और विद द राइज इन प्राइस डिमांड कम हो रही है, राइज इन प्राइस डिमांड कम हो रही है, तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है साथ साथ वो भी कम हो रहा है. क्यों कम हो रहा है? बिकॉज जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इज ग्रेटर देन 1. कि प्राइस में कम चेंज आएगा, जो हमारी डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो फिर अगर डिमांड बढ़ेगी तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ेगा, राइट. नाउ सेकेंड, इफ विद द राइज और फॉल इन प्राइस, जो डिमांड फॉल और राइजेज है रिस्पेक्टिवली, बिकॉज प्रोपोर्शनल चेंज हो रहा है, दोनों में सेम चेंज हो रहा है. जितना डिमांड में प्राइस में चेंज होगा उतना ही हमारा डिमांड, उतनी ही क्वांटिटी में हमारी डिमांड चेंज होगी, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहेगा. देन डिमांड इज सेट टू बी यूनिटरी इलास्टिक और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1. If with the fall in price the demand rises, the total expenditure also falls. अब प्राइस कम हो रहा है बट जो हमारी डिमांड है वो बढ़ रही है, बट जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो गिर रहा है, वो कम हो रहा है. एंड विद द राइज इन प्राइस डिमांड फॉल्स. अगर प्राइस हमारा बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, बट जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी राइज कर रहा है. डिमांड इज सेट टू बी लेस इलास्टिक और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. क्यों? क्योंकि जो हमारा प्राइस है वो ज़्यादा कम हो रहा है, बट जो हमारी डिमांड है, डिमांड में चेंजेस है वो कम आ रहे हैं. डिमांड में चेंजेस कम आ रहे हैं, डिमांड हमारी उतनी नहीं बढ़ी जितना कि प्राइस कम हो गया, तो फिर हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी कम ही होएगा, राइट. देन आवर नेक्स्ट मेथड इज प्रोपोर्शनेट मेथड. प्रोपोर्शनेट मेथड क्या होता है? This method is also
एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ डॉक्टर मार्शल। ये मेथड भी डॉक्टर मार्शल ने दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कहते किस चीज़ की रेशियो है कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, की प्राइस के चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज कर रही है। इस मेथड को हम लोग काफ़ी नेम्स से जानते हैं। इट कैन ऑल्सो नोन एज परसेंटेज मेथड, फ्लक्स मेथड, रेशियो मेथड एंड अरिथमेटिक मेथड। इट्स फॉर्मूला इज परसेंट मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड फॉर गुड एक्स डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड फॉर एक्स। मतलब किसी प्रोडक्ट की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड। ये इसका फॉर्मूला है, ये आप लोग देख लीजिएगा। देन अब नेक्स्ट मेथड इज पॉइंट मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिस मेथड वाज आल्सो सजेस्टेड बाय डॉक्टर मार्शल। ये वाला मेथड भी डॉक्टर मार्शल ने दिया हुआ है। एंड इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड मेजर इलास्टिसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द कर्व। कहते हैं ये क्या कंसीडर करता है इस मेथड में, हम क्या है एक डिमांड कर्व पे जो हमारी डिफरेंट इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड है उनको कंसीडर करते हैं। दिस मेथड हैज नाउ बिकम वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी। कहते जो हमारा ये वाला मेथड है नाउ ए डेज, कहते आजकल के मतलब डेज में काफ़ी मतलब ज़्यादा पॉपुलर है। पॉइंट मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैंने अभी बताया ना कि एक ही डिमांड का पे हमने जो सारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैं जो 5 की 5 डिग्रीज है उनको हमने मेजर करना है। ये हमारी डिमांड कर्व MN, राइट, MN है। तो ये सारे हमारे ना डिफरेंट पॉइंट्स हैं। वैसे इसको हम ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट्स में ये हमारा हो गया क्या मिडल पॉइंट, ये हमारा है लोअर पॉइंट और ये है हमारा अपर पॉइंट। ये वाला हमारा है अपर पॉइंट। MN इज ए लीनियर डिमांड कर्व। पॉइंट A इज द मिड पॉइंट। मैंने बोला ना ये हो गया मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ MN डिमांड कर्व इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब इसी कर्व पे हम लोग अपनी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको कैसे कंप्यूट करेंगे। वेट, फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट पॉइंट ए से लेते हैं। एट पॉइंट ई जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो AN है वो AM के बिल्कुल इक्वल है। जितनी की ये डिमांड का जहाँ जितना ये है उतनी ही दूरी पे ये है, तो ये हमारी डिमांड कर्व क्या होगी इक्वल्स टू 1, कि जितना हमारा अपर पोर्शन है उतना ही हमारा लोअर पोर्शन है। तो ये होगी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। नाउ अगर हम अभी हम पॉइंट बी पे देख रहे हैं। बी पे जो हमारा BN है वो क्या है बड़ा है। BN डिवाइडेड बाय BM ये बड़ा है, ये वाला निचला पोर्शन बड़ा है, ऊपर वाला पोर्शन कम है। तो हमारा क्या हो गया ये इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। तो ये हमारा क्या हो गया ऑप्शन, ये वाला पॉइंट जो B है ये क्या हो गया इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। नाउ वेट, नाउ थर्ड पॉइंट एट पॉइंट C। अब हम C की बात करते हैं। C की बात करें तो C पॉइंट पे जो हमारा निचला वाला पोर्शन है CN डिवाइडेड बाय CM, ये क्या हो गया ये लेस देन 1 हो गया हमारा। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है 1 से लेस ही आएगा ना, लेस देन 1 आएगा। तो फिर ये वाला पोर्शन क्या हो गया हमारा लेस देन 1। अभी एट पॉइंट M पे देखें तो M पे देखें तो हमारा MN नीचे वाली जगह पे तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज हमारा जीरो ही है। तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी क्यों है। अब ये देखो कहते प्राइस ये है, प्राइस चाहे यहाँ इतना हो चाहे इतना हो इधर इतना हो जितना मर्जी हो, हमारी जो डिमांड है वो 0 भी हो सकती है इन्फिनाइट भी हो सकती है। कि मतलब 0 ये या तो बिल्कुल भी डिमांड नहीं हो सकती या बहुत ज़्यादा ही डिमांड हो सकती है। तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा हमारी जो डिमांड है इन्फिनिटी हो जाती है।
राइट। अभी नेक्स्ट एट पॉइंट एन, एन पे क्या पता चल रहा है, हमारी जो डिमांड है ही नहीं, मतलब जीरो ही है, कि कोई चेंज ही नहीं है। तो इस केस में क्या कह सकते हैं हम, हमारी जो डिमांड है वो क्या है, इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये थे हमारे पॉइंट मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि एक ही डिमांड कर्व पे हमने डिफरेंट डिफरेंट जो पॉइंट्स हमें गिवन है उससे हम इलास्टिसिटी को कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, राइट। Thus elasticity of demand is different at different points on the same demand curve। जो elasticity है of demand है वो different होती है on एक ही demand curve पे different points पे, right। वैसे हम अगर हम देखा जाए, अगर हम पूरे पॉइंट्स ना करें तो भी हम इसको 3 पार्ट्स में कंप्यूट करके भी समझ सकते हैं। ये होता है हमारा मिड पॉइंट, ये होता है हमारा लोअर सेगमेंट, ये होता है हमारा अपर सेगमेंट। In this method, the elasticity of demand is found out at a particular point in the demand curve। एक particular point पे हम जो elasticity of demand है उसको फाउंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट मिडल पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू यूनिटी। मिडल पॉइंट पे हमारी जो इलास्टिसिटी है वो यूनिटी के इक्वल है। एट हायर पॉइंट्स ऑफ द डिमांड कर्व टू द लेफ्ट हैंड साइड अगर जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। और अगर लोअर पॉइंट्स की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, हमारी जो ज़ीरो पे जब हमारी डिमांड कर्व जाके वो करती है तो यहाँ पे क्या हो जाती है, हमारी जो डिमांड है वो इन्फिनाइट हो जाती है, और यहाँ पे हमारी जो डिमांड है बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, राइट। सो दिस इज पॉइंट मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखा जाए तो सबसे ईजी वाला मेथड है। देन हमारा नेक्स्ट मेथड आ जाता है आर्क मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आर्क मेथड क्या होता है, व्हेन इलास्टिसिटी इज कंप्यूटेड बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स ऑन अ डिमांड कर्व। जब कहते हैं हम इलास्टिसिटी को कंप्यूट करते हैं दो सेपरेट पॉइंट्स एक ही डिमांड कर्व पे, द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज आर्क इलास्टिसिटी। हाउ, look at this table, this method of measuring elasticity of demand is also known as average elasticity। average elasticity क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर हम बाकी मेथड्स के कंपैरिजन देखें, बाकी मेथड्स में हम सिर्फ ओरिजिनल प्राइस या फिर जो प्राइस चेंज हो रहा है तो उसको लेते हैं, बट इसमें क्या है, हमने दोनों की एवरेज लेके चलना है। हम क्या यूज़ करेंगे, दोनों की एवरेज को यूज़ करेंगे। thus we apply average rather than original price or quantity। The formula can be as change in demand divided by original demand plus new demand divided by change in price, original price plus new price। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दिस कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। दिस in this figure quantity is measured on x axis while price on y axis। dd जो है हमारी डिमांड कर्व है। now if we want to measure the elasticity of demand between a and b on the demand curve dd, we will have to take average of prices op1 and op2 as well as the quantity oq1 and oq2। अगर हमने इन दोनों पॉइंट्स पे जो हमारी डिमांड को मेजर करना है, इन दोनों पॉइंट्स पे जो हमारी डिमांड को मेजर करना है, तो फिर हमें क्या है, जो एवरेज लेके चलनी पड़ेगी रेदर देन ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी, राइट। दिस इज द आर्क मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। with the help of this formula we can compute price elasticity of demand by arc method। Then our last method is revenue method। Mrs. John Robinson has given this method। बाकी सारे methods किसने derive किए थे, किसने evolve किए थे, डॉक्टर मार्शल ने। बट ये जो revenue method है ये किसने दिया, मिसिस जॉन रोबिन्सन ने। She says that elasticity of demand can be measured with the help of average revenue and marginal revenue। उन्होंने क्या बोला है कि जो elasticity of demand है उसको हम कैसे measure कर सकते हैं, average revenue और marginal revenue की help से। Therefore, sale proceeds that a firm obtains by selling its product are called is revenue। कहते हैं अगर कोई फर्म सेल कर रही है तो जितने उसने प्रोडक्ट्स अपने सेल किए तो उससे क्या आ रहा है, उसको रेवेन्यू आ रहा है।
However, when total revenue is divided by the number of units sold, we get average revenue. अगर हम total units को टोटल रेवेन्यू को नंबर ऑफ यूनिट्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा, सॉरी एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा. मार्जिनल रेवेन्यू भी अभी समझाऊंगी. ऑन द कॉन्ट्रेरी, व्हेन एडिशन इज मेड टू द टोटल रेवेन्यू by the sale of one more unit of commodity, it is called as marginal revenue. जब हम अपने टोटल रेवेन्यू में एक और एडिशनल यूनिट को सेल करके अपना रेवेन्यू निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू. Therefore, the formula to measure elasticity of demand can be written as average revenue divided by average minus marginal revenue, where elasticity of demand, average revenue, marginal revenue. Next, अगर हम EPP इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो क्या होएगा, हमारा जो फॉर्मूला ड्राइव होता है वो होता है लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन, सेम एज जैसे कि हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किया था, बट इसमें क्या डिफरेंट है वो अभी हम देखेंगे. ये हो गया हमारा अपर लोअर पोर्शन, दिस इज आवर अपर पोर्शन, AP इज आवर अपर पोर्शन एंड PB इज आवर लोअर पोर्शन. वी सी इन द फिगर दैट जो ट्राइंगल हमारा AEP है वो किसके इक्वल है, PMB के. ये वाले जो ट्राइंगल हैं दोनों इक्वल है, राइट. AEP ट्राइंगल जो है हमारा PMB के इक्वल है, राइट. दस जो कहते हैं उनकी रेशियो है साइड्स की वो भी इक्वल होएगी, बिल्कुल इक्वल होएगी. तो फिर जो हमने पहले स्टार्टिंग से लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन किया था, तो फिर अगर हम उनकी नेम्स अगर उनको हम चेंज करना चाहें तो फिर उसकी जगह पे हम PB की जगह क्या लिख सकते हैं, PM लिख सकते हैं, और AP की जगह क्या लिख सकते हैं, हम AE लिख सकते हैं. हम इन टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. अभी हमें ये पता है जो AET है और TPL ये वाले हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं बिल्कुल. ये यहाँ पे बन रहा है, एक ही उस पे बन रहे हैं ना, तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए, राइट, हो गए. देयरफॉर जो PL है, PL में से अगर हम AE को माइनस कर देंगे, सॉरी PL और जो AE है वो हमारी साइड्स इक्वल है, तो फिर हम PL की जगह AE यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. अभी हमारे पास क्या इक्वेशन ड्राइव होगी, ये वाली इक्वेशन ड्राइव होगी, ये वाली इक्वेशन ड्राइव होगी जहाँ पे PL की वैल्यू क्या है, PL की वैल्यू कहाँ से आ रही है, PL की वैल्यू आ रही है PL माइनस LM, ये वाली इक्वेशन आ रही है. अभी हम सेम इक्वेशन जो हमने बनाई है उसको हम पुट कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू. ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा टिपिकल ज़रूर है कि समझ के काम करना पड़ेगा, आपको समझ के चलना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोग रोट लर्निंग नहीं कर सकते, कि हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए. जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर हम लोग मतलब कुछ भी, कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी डायग्राम हो, सब कुछ लर्न कर सकते हैं. और अगर हम लेबलिंग की बात करें, अगर आपकी लेबलिंग सही है या सब कुछ सही है तो फिर जो आप इक्वेशन है वो आराम से ड्राइव कर लोगे उससे. In this way, value of elasticity of demand is one, which means that price elasticity of demand is unitary. कहते तो फिर हमें इससे क्या पता चलता है, जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो यूनिटरी है. अगर वो मोर देन वन है तो हमारी क्या है, वो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इज ग्रेटर देन वन है. अगर वो लेस देन वन है तो हमारी क्या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लेस देन यूनिटी. बस वही चीज़ जो हमने पहले पीछे वाली वीडियोस में भी स्लाइड्स में भी हमने पढ़ा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर वन से इक्वल ज़्यादा है, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो है, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू वन है, राइट. यही 4-5 इक्वेशंस जो हैं हमने हर मेथड में यही चीज़ रिवाइज करी है. तो हमने आज की वीडियो में हमने
टोटल 5 मेथड स्टडी किए हैं। सबसे पहला मेथड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, नेक्स्ट मेथड इज़ हमारा टोटल प्रोपोर्शनेट मेथड, थर्ड मेथड इज़ हमारा पॉइंट मेथड, एंड फोर्थ मेथड इज़ आर्क मेथड, एंड फिफ्थ मेथड इज़ रेवेन्यू मेथड। ये जो फर्स्ट हमारे 4 मेथड से दीज आर गिवन बाय डॉक्टर मार्शल, एंड दिस मेथड इज़ जो लास्ट हमने रेवेन्यू मेथड पढ़ा वो किसने दिया हुआ है, मिसिज रॉबिन्सन, राइट। बस ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अभी मैं नेक्स्ट कल अपनी वीडियो लेके आऊँगी, उसमें मैं आपको इसके क्वेश्चंस रिवाइज करवाऊँगी कि कौन से कितने हमने मेथड पढ़े, कौन सा फॉर्मूला किसका है, मैं सब पूरा कोशिश करने का कवर करूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू। प्लीज़ डू like, subscribe and share my video. Thank you so much.